So we will start with first going through little bit of theory. Theory बोलने से better है little bit of important formulas related to nuclear physics. तो हमने अभी तक maximum cover किया है. Maximum we have solved numericals on structure of atoms. न्यूक्लियस का बाकी है, तो हम पहले आज थोड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थ्योरी मतलब काइंड ऑफ फॉर्मूला ही है. तो यू ऑलरेडी नो व्हाट डू यू नो इज कि अगर आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जिसको आप बोलते हो रेडियो एक्टिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनस्टेबल? तो सबसे पहले समझ लो व्हाट हैपेंस इज एक कर्व है जिसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व. अगर आप बाइंडिंग एनर्जी प्लॉट कर रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, तो पहले समझ लेना कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेंबर लास्ट सेशन में कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है एंड यू नो न्यूक्लियस के अंदर देयर आर सो मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो होता क्या है, होता ये है कि आप व्हाट यू डू इज सबसे पहले ये न्यूक्लियस वाज एम्प्टी. Then one by one you bring charges in this nucleus from infinity. तो पहले चार्ज के लिए वर्क डन कितना हुआ? 0. कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन. राइट. दूसरा चार्ज लाए, पहले प्रोटॉन ने अपोज किया, राइट, तो वर्क डन होगा. वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. फिर और लाए, फिर वर्क डन हुआ, फिर और लाए, फिर वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ. सो ये जो वर्क डन है, वर्क इज एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो कहाँ गया? वो स्टोर हो गया. कहाँ पे स्टोर हो गया? इस न्यूक्लियस के अंदर. इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड ऑल द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. राइट. तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. अब द क्वेश्चन इज इमेजिन मेरे पास यहाँ पे टोटल, इसमें टोटल हमारे पास थे 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन, और मान लो हमारे पास 6 न्यूट्रॉन भी है. इमेजिन यू हैव 6 न्यूट्रॉन्स. तो ये जो वर्क डन हुआ, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये किसके पास है? ये सारे के सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास है. मतलब सिंगल न्यूक्लियन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग. किसके पास है एनर्जी? पूरे न्यूक्लियस में. पूरे न्यूक्लियस में मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के पास. एग्जाम्पल यू आर न्यूक्लियॉन्स, इमेजिन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो जो भी एनर्जी होगा वो किसके पास होगा? सबके पास मिला के होगा. फर्दर और एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो टोटल एनर्जी है 1000 जूल्स. 1000 जूल्स टोटल एनर्जी एंड यू आर 100. आप टोटल 100 हो, तो हर एक के पास कितना? 10. तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को क्या बोलते हैं? मास नंबर. सो मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. टोटल एनर्जी कितना है? बाइंडिंग एनर्जी. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? ए. तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी को ए से डिवाइड कर दूं, मतलब क्या? एनर्जी पोजेस्ड बाय ईच न्यूक्लियॉन. हर एक न्यूक्लियॉन के पास कितना एनर्जी, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ प्लॉट करते हो अगेंस्ट मास नंबर, तो आपको ऐसा एक कर्व मिलता है. यू गेट सच अ कर्व. राइट. अब याद रखना, जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम होगा, जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम होगा, वो होगा मोस्ट स्टेबल. तो आयन Fe आयन का होता है सबसे ज्यादा. तो आयन क्या हो गया? मोस्ट स्टेबल. और इसी के लिए आयन जो है इट इज अवेलेबल इन एम्पल क्वांटिटी ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि सबसे स्टेबल है. रिएक्ट होता नहीं है जल्दी. मैं रस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूजन और फिजन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ. तो जो मोस्ट स्टेबल है वो जल्दी से रिएक्ट होता नहीं है. उसका रेडियो एक्टिविटी भी 0 होता है क्योंकि मोस्ट स्टेबल है. राइट. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका सबसे ज्यादा, वो सबसे स्टेबल. देन यू हैव, ऑफ कोर्स पता होना चाहिए
इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग ट्राइज टू अचीव स्टेबिलिटी। हर किसको स्टेबिलिटी चाहिए, इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, इनको भी चाहिए, किसको, न्यूक्लियस को। तो अब दो पॉसिबिलिटी है, एक ये आ गया 40, ए की वैल्यू 40 और ये रफली रफली 140। तो जो 40 से नीचे है इसको दे आर लाइट। लाइट क्यों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियॉन्स कम होंगे। 40 से नीचे वाले मतलब लाइट एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, लिथियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 140 के ऊपर वाले वो हेवी है। तो बहुत ऑब्वियस है, क्या करना है, स्टेबिलिटी अचीव करना है। स्टेबिलिटी अचीव करना है मतलब कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, राइट, इसके अंदर जाना है क्योंकि ये स्टेबल है। तो जो दो न्यूक्लियस, लाइट न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, मतलब दोनों का मास नंबर क्या है, कम है। कहाँ जाना है, स्टेबिलिटी रीजन में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन होना पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजन रिएक्शन, राइट। तो ये होता है फ्यूजन, मतलब यहाँ पे दो न्यूक्लियस कंबाइन होके कहाँ जाते हैं, टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी रीजन। मतलब क्या होता है उनका फ्यूजन होके वो हायर एलिमेंट्स में, हेवियर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए तो केमिस्ट्री में सीखा होगा, सन के अंदर जो रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, हाइड्रोजन 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 फ्यूजेस टू हीलियम, हीलियम हीलियम फ्यूजेस टू फॉर्म हायर एलिमेंट्स, करेक्ट। कब तक, आयन तक। अब जो हेवी है, हेवी मतलब जो लार्ज है, बड़े है, हमारा कॉन्सेंट, हमारा इंटरेस्ट इस रीजन में है, बड़े रीजन मतलब मोर देन 140। इनका प्रॉब्लम क्या है, इनको भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। लेकिन ये कंबाइन होके क्या करेंगे, और बड़ा बन जाएगा वो। तो क्या करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा। इमिट करना मतलब डीके होना। तो दिस विल दिस न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस विच आर अनस्टेबल, अगर उनको स्टेबिलिटी चाहिए तो दे हैव टू इमिट समथिंग, और इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके तीन टाइप के होते हैं, मैंने बताया था। एक था अल्फा डीके, एक था बीटा डीके और एक था गामा डीके। अब अल्फा डीके मतलब एक अनस्टेबल न्यूक्लिया है, और मैंने कल ही बताया आपको, आपके पास जो ओरिजिनल न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हो, पेरेंट, राइट। ये अनस्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव है। तो ये क्या करेगा, ये कुछ पार्टिकल्स को इमिट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, ये डॉटर में, राइट। अब डॉटर डॉटर में भी स्टेबल, में नॉट भी स्टेबल, वो हम बाद में देखेंगे। पर पहले ये समझ लो, इट मे और मे नॉट बी स्टेबल, तो कन्वर्ट हो गया। पेरेंट न्यूक्लियाई वाज रेडियोएक्टिव मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा तो डीके होगा, किस में कन्वर्जन होगा, डॉटर में। तो सारे के सारे एक साथ कन्वर्ट नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि सारे के सारे एक साथ बने नहीं थे, दैट इज वाई। तो ये कौन है, ये है पेरेंट। तो याद रखना, दिस इज पेरेंट। अब जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसको मैं बोलता हूं एक्स। ये कौन है, डॉटर। इसको हम डिनोट कर देंगे वाई से, राइट। डीके कौन सा हुआ, अल्फा। तो एक्स किस में कन्वर्ट हुआ, वाई में, और क्या इमिट किया, अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। यू नो, किसी भी एलिमेंट को आप सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हो, डू यू रिमेम्बर दिस। यहाँ पे आप लिखते हो मास नंबर, यहाँ पे आप लिखते हो जेड मतलब प्रोटॉन नंबर, और समटाइम्स हियर यू राइट न्यूट्रॉन नंबर समटाइम्स। कुछ बुक्स में ऐसा भी है, कुछ बुक्स में यहाँ पे इसको इधर लिखा है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। कुछ बुक्स में उल्टा किया है, इसको यहाँ लिखा है और ए को यहाँ पे लिखा है, एक ही बात है, सिर्फ ऊपर कौन जाएगा, ए, राइट। तो अब इमेजिन मेरे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है ए, और प्रोटॉन नंबर है मतलब एटॉमिक नंबर है जेड। इसने क्या इमिट किया, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन नंबर मतलब एटॉमिक नंबर कितना, 2, क्योंकि कितने प्रोटॉन थे, 2। मास नंबर कितना, 4, क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, तो कितना, 4। अब ए में से 4 इमिट हो गया तो बचा कितना, ए माइनस 4। जेड में से 2 इमिट हो गया, बचा कितना, जेड माइनस 2। और एक चीज याद रखना, जब जेड नंबर चेंज हो तब एलिमेंट चेंज होता है। कई रिएक्शंस में जेड नंबर चेंज ही नहीं होता, तो उसमें एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स। यू नो आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोटोप्स,
एलिमेंट्स ऑफ द सेम, मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब जब तक z नंबर चेंज नहीं होता तब तक एलिमेंट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे z नंबर चेंज हुआ क्या? यस, इसलिए हमने x को क्या लिखा? y। गुड। व्हाट आर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? यू नो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन, दो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, ड्यूटेरियम। दो प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ, प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ ना? हाँ, तो आप बोल रहे हो दो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। इज दिस हाइड्रोजन? इट इज हीलियम आयोनाइज्ड। तो याद रखना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इज ड्यूटेरियम, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इज ट्रिशियम। तो याद रखो, जब तक z नंबर चेंज नहीं होता है एलिमेंट चेंज नहीं होता है। z नंबर चेंज किया तो एलिमेंट चेंज। दो प्रोटॉन बोल दिया मतलब इट विल बिकम हीलियम, तीन बोल दिया तो इट विल बिकम लिथियम। गुड, तो ये याद रखना। देन अगले टाइप का जो डीके था वो था बीटा डीके। अब बीटा डीके में दो टाइप है, एक है बीटा माइनस। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन, कहां से? न्यूक्लियस के अंदर से। तो x a एंड z प्लस समथिंग, सॉरी इक्वल टू समथिंग, देखते हैं वो समथिंग क्या है, y एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन नंबर कितना? इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना? -1। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन -1 और मास नंबर कितना? 0, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये z था, यहाँ पे -1 लेके गया तो क्या लिखोगे? -1 लिखोगे, +1, क्योंकि हमेशा याद रखना एटॉमिक नंबर शुड ऑलवेज बी कॉन्जर्व। तो यहाँ पे z, तो यहाँ पे z +1 -1 मतलब कितना? z, और देयर इज नो चेंज हियर, राइट। अगर बीटा प्लस इमिट हुआ, बीटा प्लस मैंने बताया था, व्हाट इज बीटा प्लस? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? y विच इज z -1 एंड a। तो ये था दूसरे टाइप का डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके। गामा डीके ज्यादा हमारे काम का है नहीं, तो वी विल नॉट डिस्कस, उसमें सिर्फ एनर्जी इमिट होता है, हम डिस्कस करेंगे नहीं। अब ये भी क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर रेडियो एक्टिविटी पता होना चाहिए। और हमने लॉ भी देखा था, हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियर है एंड if you remember initial quantity is NO। अब बोलोगे इनिशियल मतलब कब? जब आपने मेजर किया तब। उससे पहले कितना था? वी डोंट नो, क्योंकि ये अभी बना होगा ऐसा तो होगा नहीं ना, हो सकता है एक लाख साल पहले बना था, तो यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम एंड मेजर। तो व्हेन यू आर मेजरिंग यू आर कॉलिंग इट एज इनिशियल। ये क्या हो गया? इनिशियल क्वांटिटी। एंड आपको जैसे मैंने बताया इसका क्या होगा? डीके होगा, डीके होगा। तो डीके होके क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू, सम ऑफ दिस विल कन्वर्ट इनटू डॉटर, राइट। तो ओरिजिनल को बोलते हो पेरेंट और जो नया बना उसको बोलते हो डॉटर। तो डॉटर, ये जो ब्लू डॉट्स है दे आर डॉटर न्यूक्लियाई, राइट। द क्वेश्चन हियर वाज कि ये क्वांटिटी कितना है? तो आपको याद होगा हमने इक्वेशन डिराइव किया था डे बिफोर यस्टरडे। यू शुड नो n इक्वल टू m0 e raised to minus lambda t। जिनको ये याद नहीं तो आपको इतना पता होना चाहिए, हर एक सेकंड में कितने पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर में कन्वर्ट होंगे। ये प्रोपोर्शनल है किसको? क्वांटिटी ऑफ पेरेंट को। जितने ज्यादा पेरेंट न्यूक्लियस अवेलेबल है उतना ज्यादा डीके होगा। एग्जाम्पल, मैं दो बॉक्स लेता हूं, पहले बॉक्स में सैंपल 1 जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें 10,000 न्यूक्लियस है, दूसरे बॉक्स में सैंपल 2 सेम टाइप का, यूरेनियम तो यूरेनियम, थोरियम तो थोरियम। दिस टाइम इसमें 1000 है, राइट। तो 10,000 बॉक्स 1 में थे और 1000 बॉक्स 2 में थे। तो एक सेकंड के बाद, वेरी ऑब्वियस, एक सेकंड के बाद जो नया बनेगा कौन? डॉटर। वो किस में ज्यादा होगा? ए बॉक्स में, बॉक्स नंबर 1 में। क्यों?
क्योंकि जितना ज्यादा ओरिजिनल का क्वांटिटी उतना ज्यादा डीके। तो dN/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू n, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। फिर अगर आपको याद होगा जो होना चाहिए, हमने किया था dN/dt इक्वल टू माइनस लैम्डा n। फिर हमने क्या किया था, वेरिएबल्स को किया था सेपरेट। फिर हमने क्या किया था, हमने किया था इंटीग्रेट। कहां से, ओरिजिनल क्वांटिटी से फाइनल क्वांटिटी तक, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक। ये सॉल्व करके क्या मिला, n इक्वल टू n0 e रेज टू माइनस लैम्डा t। लैम्डा को क्या बोला था हमने, डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। गुड, राइट। अब यहां तक अगर क्लियर है तो अब पता होना चाहिए व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम। व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ सैंपल। देखो ऐसा है, कंप्लीट लाइफ टाइम तो हम मेजर कर ही नहीं सकते। कर सकते हो क्या, कैसे करोगे, इमेजिन 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 मेरे पास 1000 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है आज अभी, और उसका हाफ लाइफ पीरियड है मान लो 10 डेज। तो 10 दिन के बाद कितना बचेगा। हाफ लाइफ मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी को हाफ होना। आज कितना है 1000, हाफ लाइफ कितना है 10 डेज। तो 10 दिन के बाद कितना बचेगा 500। अगले 10 दिन का कितना बचेगा 250, और 10 दिन के बाद, और 10 दिन के बाद 62.5, और 10 दिन के बाद 31.25, और 10 दिन के बाद, ऐसा करते जाओगे ना तो क्वांटिटी को जीरो होने में इन्फिनाइट टाइम लग जाएगा। और दैट इज वाई इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हो, तो आइडिया वाज दिस कि आपको ग्राफ पता होना चाहिए। जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो याद रखना, यहाँ पे आप प्लॉट कर रहे हो नंबर, यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो टाइम। इनिशियल क्वांटिटी कितना था NO, यहां से स्टार्ट होगा, और फाइनल क्वांटिटी जीरो कब होगा, इन्फिनाइट टाइम पे। तो कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोलते हैं व्हाट इज द ग्राफ। तो एक ग्राफ ऐसा दिया होगा, एक ग्राफ ऐसा दिया होगा। विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन। क्यों, क्योंकि टाइम एक्सिस को टच होना नहीं चाहिए। वो टच कब होगा टाइम एक्सिस को, इंफिनिटी पे। क्योंकि टाइम एक्सिस को टच होना मतलब n की वैल्यू जीरो होना। तो n मतलब नंबर ऑफ पेरेंट जीरो कब होगा, ओनली एट इनफिनाइट टाइम। वेरी गुड। इसका मतलब हम टोटल लाइफ टाइम तो मेजर कर ही नहीं सकते ना, टोटल लाइफ टाइम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आप बोल रहे हो कि क्वांटिटी जीरो होगा ही नहीं, कभी इन्फिनिटी पे होगा। तो फिर टोटल लाइफ कैसे मेजर करोगे। फिर आप बोलते हो चलो टोटल नहीं तो हाफ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, कितना ओरिजिनल क्वांटिटी है NO, इसको हाफ होने में, हाफ होने में मतलब कितना होने में, NO/2 होने में कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हो हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज द टाइम अ सैंपल टेक्स टू डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या था, N इक्वल टू NO e रेज टू माइनस लैम्डा t। बट आप क्या बोल रहे हो कि हाफ लाइफ पे मतलब T इक्वल टू T हाफ पे, हाफ लाइफ टाइम को मैं बोलूंगा T हाफ। क्वांटिटी कितना होगा, हाफ ऑफ ओरिजिनल, करेक्ट। हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है, क्वांटिटी कितने से डिक्रीज होता है 50% से, मतलब क्या होता है हाफ, किसका हाफ, ओरिजिनल का हाफ। तो बचा हुआ क्वांटिटी n, रिमेंबर दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी, दिस इज व्हाट, दिस इज क्वांटिटी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो क्वांटिटी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम n, ये क्या बन जाएगा N0/2। लेकिन n क्या है, N0 e रेज टू माइनस लैम्डा t, लेकिन t के पे क्या लिखेंगे t हाफ। तो ये क्या आ जाएगा N0/2, ये और ये कैंसल। e रेज टू माइनस, माइनस मतलब नीचे ले लो, 1/e रेज टू लैम्डा इंटू t हाफ इक्वल टू 1/2। तो ये आ जाएगा e रेज टू t हाफ इक्वल टू 2। आपको पता है e हटाना है तो क्या करना पड़ता है, लॉग। तो नेचुरल लॉग, किसका नेचुरल लॉग, किसका नेचुरल लॉग, किसका नेचुरल लॉग, ओके, natural log of e raised to lambda t half equal to natural log of 2। log of e क्या है, अपोजिट ऑपरेशन है, तो lambda t half equal to ln 2। तो lambda कितना आ गया या t half कितना आ गया, what is t half, what is t half, natural log of 2 by lambda। what is natural log of 2, 0.693 upon lambda। तो ये मिल गया आपको t half का इक्वेशन। so what is half life time,
0.693 upon lambda. What is lambda? Decay constant. So half life time is the time taken by a sample to decrease to half of its initial value. अब ठीक है, यहां तक पता है तो फाइनली आई कैन टॉक अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड. ओके, ये तो सिर्फ बेसिक बैकग्राउंड था, ये पता होगा तो आगे समझेगा कि क्या हो रहा है. अब देखो, इमेजिन हमारे पास क्वांटिटी है 1, मतलब 1000 बोल सकता हूँ मैं, 100 बोल सकता हूँ मैं, 10,000 बोल सकता हूँ मैं, 10 लाख बोल सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है. मैंने मान लिया मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी है 1 किलोग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम, आई डोंट केयर, क्वांटिटी कितना है 1. एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? हाफ. वेरी गुड. एक और हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? 1/4. और एक हाफ लाइफ पे कितना बचेगा? और फिर 1/16, 1/32. तो डू यू सी, initial quantity was 1, then 1/2 raised to 1, then 1/2 raised to 2, then 1/2 raised to 3, then 1/2 raised to 4. मैंने पूछा आपको एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो आपने बोला हाफ. अगले हाफ लाइफ पे कितना बचेगा? आपने बोला 1/4. मतलब ये जो पावर है ना, दिस इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. तो इन जनरल n हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? 1/2 raised to n. दिस इज इंपॉर्टेंट. कितना बचेगा? ये बच गया, राइट? कितना बच गया? हाफ बच गया. ओके, तो डीके कितना हुआ? हाफ. 1/4 बच गया, रिमेनिंग क्वांटिटी है ये 1/4 रिमेनिंग है, तो डीके कितना हुआ? 3/4. 1/8 रिमेनिंग क्वांटिटी है, तो डीके कितना है? 7/8. 1/16 रिमेनिंग क्वांटिटी है, तो डीके कितना हो गया? 15/16. तो अगर आप देखोगे रिमेनिंग कितना था? 1/16. डीके कितना हो गया? 15/16. तो टोटल कितना आ गया? 1. तो याद रखना, ऐसे केसेस में फॉर्मूलाज बनाना बहुत जरूरी है. तो व्हाट यू कैन से क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस remaining unchanged, या फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस अनडिकेड. मतलब जिसका डिके नहीं हुआ, राइट? कितने लाइफ के बाद, कितने लाइफ टाइम के बाद? n हाफ लाइफ के बाद. आफ्टर n हाफ लाइफ कितना था जो डिके नहीं हुआ? 1/2 raised to n, राइट? 1 का हाफ एक हाफ लाइफ के बाद, 1 का 1/4 कितने हाफ लाइफ के बाद? 2 हाफ लाइफ के बाद. ये 1/4 क्या है? ये क्या है? जो डीके नहीं हुआ है, अनचेंज्ड, अनडीके. तो डीके कितना हुआ? क्वांटिटी ऑफ डीके कितना हुआ? अरे इतना क्या सोचना है? 1 minus 1/2 raised to n. मैं वापस बता देता हूँ. ओरिजिनल क्वांटिटी था 1, एक हाफ लाइफ का कितना बचा? 1/2. ये रिमेनिंग है. और यहाँ पे हम लिख देते हैं डीके कितना हो गया? फिर 1 minus 1/2. अगली हाफ लाइफ का कितना बचा? 1/4 बचा, क्योंकि हाफ का हाफ हो गया ना, तो बचा कितना? 1/4, राइट? तो डीके कितना हुआ? 1 minus 1/4 मतलब कितना? 3/4. अगली हाफ लाइफ के बाद, ये पहली हाफ लाइफ थी, ये दूसरी हाफ लाइफ थी, ये तीसरी हाफ लाइफ थी. तीसरी हाफ लाइफ में कितना बचा? 1/8. तो डीके कितना हुआ? 1 minus 1/8 मतलब कितना? 7/8. क्लियर यहाँ तक? तो ये आ गया क्वांटिटी विच इज डिकेड. दिस इज क्वांटिटी विच इज लेफ्ट ओवर, रिमेनिंग क्वांटिटी. यहाँ तक क्लियर, राइट? तो अगर पूछा होगा व्हाट इज द क्वांटिटी डिकेड, तो क्या यूज करोगे? 1/2 raised to n. What is the quantity remaining? तो 1 minus 1/2 raised to n. यहाँ तक क्लियर? अब if it is clear, then we can actually solve some questions now. तो क्वेश्चन नंबर 30. वेल, कुछ फॉर्मूलाज जो रह गए वो मैं इसमें कवर कर लूंगा,
द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल न्यूक्लियस as measured by electron scattering is 3.6 fm. What is fm? Femtometer, right? इसको फर्मी भी बोलते हैं. What is femtometer? 10 पावर माइनस 15. हमारे पास एक स्फेरिकल न्यूक्लियस है जिसका रेडियस आपने मेजर किया और रेडियस कितना आया 3.6 fm. तो ये जो रेडियस है दिस इज 3.6. तो r की वैल्यू आपको दे दी है 3.6 fm. fm मतलब फेम्टोमीटर, 10 पर माइनस 15 मीटर. व्हाट इज द मास नंबर? मास नंबर मतलब क्या पूछा है? ए, राइट, ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी. तो आपको पता होना चाहिए ये जो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है इससे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला बनता है r इक्वल टू r0 a raised to 1/3, where a is mass number and r0 is a constant, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.2 fm. तो ये याद रखना, अगर आपको पूछा हो व्हाट इज रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? r इक्वल टू r0, where r0 is a constant, r0 की वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर और a क्या है? मास नंबर. तो therefore r कितना दिया है आपको? 3.6 fm. r0 कितना है? 1.2 fm a raised to 1/3. तो 1 जा एंड 3 जा, तो a raised to 1/3 कितना आ गया हमारे पास? 3. हमको क्या चाहिए? a, और हमको मिला क्या? a का क्यूब रूट. तो a का क्यूब रूट मिला तो क्या करेंगे? क्यूब करेंगे. तो व्हाट इज a क्यूब? व्हाट इज 3 क्यूब? 27. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 27 है क्या? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान दें यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ लिथियम, लिथियम है ना, एल लिथियम होता है ना? नहीं, क्या होता है? व्हाट इज एल? द मास ऑफ एल 7.3. 7 मतलब मास नंबर, 3 मतलब एटॉमिक नंबर. तो व्हाट इज, विच एलिमेंट इज देयर विद मास नंबर 7? Yes, this is lithium. That is why I told you the mass of lithium. This is lithium 7.3 is 0.042 atomic mass unit, less than the sum of masses of its constituent. The mass of lithium मतलब mass of nucleus of lithium, ये कितना कम है? 0.042 कम है. किससे कम है? Less than the sum of mass of its constituents. What are constituents? Protons and न्यूट्रॉन. तो याद है मैंने कल बताया था एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस इज ZMP प्लस NMN, क्योंकि एक न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो ZMP, और अगर N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो MN, राइट. तो ये एक्सपेक्टेड मास है, लेकिन ऑब्जर्व्ड मास, मेजर्ड मास इज लेस. तो लेस, इसको क्या बोला था हमने? मास डिफेक्ट. तो ये क्या दिया है तुमको? मास डिफेक्ट. तो आपको बताया क्या है? मास डिफेक्ट. आपको पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन NAV. तो अभी कल बताना रह गया तो अभी बता देता हूँ. बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी इज गिवन बाय mc स्क्वायर, राइट? आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन डेल्टा m c स्क्वायर. ये डेल्टा m अगर किलोग्राम में हुआ और c अगर मीटर पर सेकेंड में हुआ तो ये आता है जूल में. लेकिन अगर डेल्टा m ये एटॉमिक मास यूनिट में हुआ तो हम लोग डायरेक्टली 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, c को लिखते नहीं है. ये डायरेक्टली आ जाता है MeV में. तो याद रखना डेल्टा mc स्क्वायर जूल में है, वेयर m इज इन किलोग्राम, c इज इन मीटर पर सेकेंड. अगर आपके पास डेल्टा m AMU में है, एटॉमिक मास यूनिट में है, और c स्क्वायर को हटा दो, डायरेक्टली क्या लिख दो? 931. तो किस में मिलेगा आपको? MeV. व्हाट इज डेल्टा m? 0.042 इंटू 931. तो मैंने कल ही बताया था कि कैलकुलेशन कैसे करना है. तो अब कैसे करना है? 931, राइट, दिस इज 0.04. तो इसको लिख दो ना, 4.2
into 931 into 10 power minus 2, right? 930 into 4 कितना, 9 4 का कितना 36, राइट? और 0.931 into 4 करना है ना, तो 930 into 4 कितना आएगा, 3700 समथिंग समथिंग into 10 power minus 2 मतलब कितना 3.7 समथिंग समथिंग हो गया, 3.739, ऑप्शन नंबर डी। So if you see, if you read the question properly, the binding energy per nucleon, it is, you have calculated total binding energy, हमको पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अभी पहले तो इसको कैलकुलेशंस को करेक्ट करो, क्योंकि कैलकुलेशन को करेक्ट नहीं किया तो गए, राइट? तो कैलकुलेशन शुड बी डन करेक्टली। दूसरा, पर न्यूक्लियन मतलब क्या करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय व्हाट, मास नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे आया डेल्टा एम था 0.042 इंटू 931 अपॉन व्हाट इज मास नंबर 7, राइट? व्हाट इज 930 by 7, व्हाट इज 91 by 7, व्हाट इज 91 by 7, 13। तो रफली बता रहा हूं मैं आपको, रफली अप्रोक्सीमेटली 130। इसका जीरो इसको दे दो, मतलब कितना 13 इंटू 0.42, व्हाट इज 13 फोर द 52, तो 5 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या फाइंड करना था हमको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और हमने क्या फाइंड किया, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। उसमें भी कैलकुलेशन गलत किए, तो यू शुड नो, I mean, of course, you are supposed to find out binding energy per nucleon. तो ध्यान देना क्वेश्चन पे, if not then you lose marks। तो ये per nucleon important था, तो you have 5.586 आंसर में 5.586 मिलेगा MeV। quick डन। तो पर न्यूक्लियन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सिंपल। If the nucleus of aluminium 2713 has a nuclear radius about 3.6 femtometer, then there is some element with mass number 125 and Z number 52 would have its radius approximately as। बहुत सिंपल है। What is R? R0 a raised to 1/3। जो एल्यूमिनियम है उसका आपको रेडियस दिया है, किसका पूछा है, टीई का पूछा है, तो क्या करोगे, आर टीई अपॉन आर एल्यूमिनियम इक्वल टू डिवाइड, रेशियो लोगे ना, R0 कांस्टेंट कैंसल, तो ये आ जाएगा ए, किसका ए, टी का ए, अपॉन किसका ए, एल्यूमिनियम का ए, अपॉन ए ऑफ एल्यूमिनियम whole raised to 1/3। तो रेडियस ऑफ टीई is a TE upon a aluminium raised to 1/3 into radius of aluminium। a of TE कितना 125 और एल्यूमिनियम का कितना 27। व्हाट इज 125 का क्यूब रूट 5 और ये कितना 5/3 और ये कितना था 3.6 क्या फेम्टोमीटर, तो 3.6 फेम्टोमीटर। 1 एंड 1.2 into 5 कितना
6, तो आंसर कितना आएगा 6, ऑप्शन नंबर डी 6 फेम्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। ओके, अब ये क्वेश्चन हाफ लाइफ से रिलेटेड है। द हाफ नहीं, हाफ लाइफ ऑफ, तो यहाँ पे हाफ लाइफ आना चाहिए। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 seconds. The time taken for the sample to decay by 7/8 of its initial value is, इसको 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हो प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट समझा है। डीके बाय 7/8 मतलब बचा कितना 1/8, 1/8 मतलब 1/2⁻3, तो कितने हाफ लाइफ लग गए 3। एक हाफ लाइफ में कितना टाइम था 20, तो 3 में कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। दूसरा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट कितना था 1/2n, राइट, और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकेड कितना था, करेक्ट। तो इसको फॉर्मूला कैसे बन सकते हो, 2n - 1/2n, राइट। ऊपर का छोड़ दो, 7/8 दिया है ना, आई डोंट केयर, वो ठीक है, लेकिन इसको कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो क्या आएगा 7/2⁵, तो n कितना मिल गया 3, n कितना है 3, मतलब कितने हाफ लाइफ 3, तो टोटल टाइम कितना 60। तो अब इससे और एक फॉर्मूला बन गया टोटल टाइम का। टोटल टाइम को मैं डिनोट कर देता हूँ लेट अस से कैपिटल T से। टोटल टाइम कितना आएगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इनटू टाइम ऑफ ईच हाफ लाइफ, correct. So total time is n, where n is number of half life and t half is half life time, n is number and this is half life time. तो n फाइंड करना है तो सिंपल है, क्वांटिटी इज डिकेड बाय, राइट, तो क्वांटिटी डिके बाय 7/8 मतलब क्वांटिटी रिमेनिंग इज 1/8। सो सिंस क्वांटिटी इज डिकेड बाय 7/8, it means what, it means leftover, किसका leftover, ओरिजिनल का, पेरेंट का, leftover is 1/8, that is equal to 1/2⁵, right। कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे 1/2n से। तो मैंने इसके लिए पहले आज पूरा थ्योरी बताया, ये सिर्फ लिख के दे रहा हूं, वैसे ओरल क्वेश्चन है, दिस इज टू बी डन ओरली। तो देयरफॉर कंपेयरिंग विथ 1/2n we get, what do we get is n equal to 3, and total time का फॉर्मूला कितना, n into t half, what is n 3, what is t half 20, what is total time 60 सेकेंड। हो गया क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर सी। तो अभी अगर ऐसा बोला होता 7/8 की जगह पे 1/2, मतलब कितना टाइम, 7/8 की जगह पे अगर 1/2 बोला होता तो कितना टाइम 20 सेकेंड, 1/4 बोला तो कितना टाइम 40, क्योंकि 1/4 इज 1/2⁵2, तो n की वैल्यू 2 और t हाफ 20, तो 20 into 2 इज 40। अगर 15/16 बोला होता तो 80, 15/16 मतलब 15/16 गया, बचा कितना 1/16, 1/16 मतलब 2⁴, तो n की वैल्यू कितनी 4, t हाफ कितना 20, 20 into 4 कितना 80। गुड, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, radon has 3.8 days as its half life. How much radon will be left out of 15 mg, मतलब इनिशियल क्वांटिटी कितना है 15 mg है, 15 mg मास आफ्टर 38 डेज। तो इनिशियल क्वांटिटी ये होता है नंबर, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने। अब फॉर एग्जांपल यू आर ऑल न्यूक्लियाई of the same mass,
तो मैं या तो नंबर काउंट कर सकता हूँ या फिर मैं मास काउंट कर सकता हूँ। अगर हर एक का मास 50 है and you're 100, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 100, व्हाट इज टोटल मास? 50 into 100। तो याद रखना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा मास। तो ये याद रखना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे देन हमने लिखा था व्हाट इज द क्वांटिटी डिकेड, व्हाट इज द क्वांटिटी रिमेनिंग, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर लिखा था हमने। तो इफ यू रिमेंबर, हमने लिखा था कि अगर इनिशियल क्वांटिटी n0 है तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना होगा? n0/2। दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितना होगा? n0/4। तीसरी हाफ लाइफ के बाद n0/8। मतलब इन शॉर्ट n0/2n। ये है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसी को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मास। तो मास रिमेनिंग, दिस इज लेफ्ट ओवर, बचा हुआ कितना, डीके हुआ बाद में देखेंगे। दिस इज इक्वल टू ओरिजिनल मास अपॉन 2n। तो या तो नंबर के टर्म में लिखो या मास के टर्म में लिखो। ओरिजिनल मास कितना है? 15 mg। आपको पूछा क्या है? हाउ मच रेडॉन विल बी लेफ्ट आउट, मतलब बचा कितना, कितने टाइम के बाद? 38 डेज के बाद। और हाफ लाइफ कितना है? 3.8। तो कितने हाफ लाइफ हो गए? 10। नहीं समझ में आया तो मैंने फॉर्मूला क्यों बना के दिया? इसके लिए बनाया है फॉर्मूला। बट इफ यू नो टोटल टाइम इज n इंटू टी हाफ, तो n कितना आएगा? टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। टोटल टाइम कितना दिया है? 38 डेज। एक हाफ लाइफ टाइम कितना है? 3.8। मतलब कितना आया? 10। तो कितने हाफ लाइफ हो गए? 10। हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी? 15 mg अपॉन 2 क्या? 2 10। करेक्ट? You know what is 2 10? 1024। 2 is 2, 2 is 4, 2 is 8, 2 is 16, 2 is 32, 2 6 is 64, 2 is 128, 2 is 256, 2 is 512, 2 जिसको 1 GB of RAM बोलते हो, that is 2 MB, मतलब 1024। तो ये आ जाएगा रफली 1024। मैंने पहले ही बताया था अप्रोक्सीमेट बात करो। यहाँ पे 1024 को 1000 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? राइट? 1024 मतलब 1000 ऊपर जाके क्या होगा? -5। तो 15 into 10 पर, सॉरी -3। व्हाट इज दिस? 0.015 mg। तो कितना बचा? 0.015 mg। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले फाइंड करोगे कि कितने हाफ लाइफ, कितने हाफ लाइफ टोटल टाइम, 38 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, तो 38/3.8। अब एक मिनट ध्यान दो, लिखो बाद में। सपोज नहीं याद आ रहा है, जंबल हो रहा है, तो ठीक है, नंबर इज अ नंबर। नंबर का यूनिट होता है क्या? नहीं होता ना नंबर का यूनिट। तो फिर डे और डे को डिवाइड करना है। अब 3.8/38 कर दिया तो 1/10। 1/10, 1/10 हाफ लाइफ हो नहीं सकता, राइट? तो 38 डेज अपॉन 3.8, डेज कैंसल। तो यूनिट डायमेंशन सोचोगे तो इट इज जस्ट अ नंबर। तो नंबर मिल गया 10। अगर सेम क्वेश्चन ऐसा आता, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है, अगर ऐसा आता कि व्हाट इज द क्वांटिटी लेफ्ट ओवर आफ्टर 34.2 डेज, तो 34.2 डेज मतलब टोटल टाइम कितना है? 34.2। हाफ लाइफ कितना है? 3.8। 1 जा एंड 9 जा। तो हाफ लाइफ, टोटल नंबर ऑफ लाइफ कितने? हाफ लाइफ कितने? 9। तो आपके पास लेफ्ट और क्वांटिटी कितना आता? m0/2n, मतलब कितना? 15 मिलीग्राम अपॉन 2/9। 2/9 तो पता होता ही है, पता होता है ना, 500 रफली। अभी इसको कैलकुलेट, इसको क्यों डिवाइड करते बैठे आप लोग? नहीं करना। इसको 1000 मान लेना और ऊपर 2 लिख देना, बराबर। 2/1000 इज 1/500। तो ये कितना आ गया था? 0.015 इंटू 2 कितना होगा? 0.03, डबल। दैट्स इट। गुड। व्हाट अबाउट आफ्टर 8 हाफ लाइफ्स? 8 मतलब कितना?
8 मतलब कितना, 2⁸ मतलब कितना, 256। 256 मतलब कितना, 250। 250 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 4। तो 4 मतलब कितना आएगा, 0.060। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस का मेथड चेंज करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीके कांस्टेंट मतलब लैम्बडा for a given radioactive sample is 0.3465 per day। मतलब लैम्बडा की वैल्यू आपको दी है 0.3465 पर डे। पर डे ही आता है वो, कैसे पर डे आता है, अभी तो लिखा था टी हाफ कितना होता है, हाँ 0.693 अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा कितना होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। टाइम मतलब डे में, डे कहाँ पे आया, नीचे आया, तो क्या आएगा पर डे। तो करेक्ट है। तो उसका ऐसा यूनिट पर सेकेंड, पर मिनट, पर डे, पर ईयर, पर आवर ऐसा कुछ आने वाला है, मतलब टाइम रेज टू -1 आने वाला है। दैट इज करेक्ट। वॉट, दिस इज वॉट, this is what percentage of this sample will get decayed in a period of 4 days, राइट। तो टोटल टाइम कितना दिया है, 4 दिन। 4 दिन में कितना परसेंट डीके होगा, राइट। अब आपको मैंने बताया ऑलरेडी कितना डीके होगा, उसके लिए क्या चाहिए, एन। एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, राइट। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कहाँ से मिलेगा, अगर आपको टी हाफ पता होगा। टी हाफ पता है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो पता है। क्या था फॉर्मूला, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.34, मतलब अपॉन लैम्बडा ना, अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा की वजह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 0.693 अपॉन कितना, 0.3465, राइट। तो कितना, व्हाट इज 7/35, व्हाट इज 7/35, तो व्हाट इज 0.7/0.35, 1/5। हाँ तो 1/5 है, इतना सोचना नहीं। व्हाट इज 1/5, 0.2। तो ये 0.2 आ गया टी हाफ। टी हाफ 0.2 मिल गया तो एन मिल जाएगा। व्हाट इज एन, कैपिटल टी अपॉन टी हाफ। व्हाट इज कैपिटल टी, 4 days। व्हाट इज टी हाफ, 0.2 मतलब 40/2 मतलब कितना, 20। तो 20 हाफ लाइफ हो गए। तो आपको पूछा है व्हाट परसेंटेज विल गेट डीकेड, विल गेट डीकेड, विल गेट डीकेड, डीकेड का फॉर्मूला याद है, डीकेड 1 माइनस, राइट। तो परसेंटेज डीकेड इज दिस, राइट। ऑफ कोर्स परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये फ्रैक्शन होता है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 - 1/2⁻20 into 100। What is 2/20? 2/20 is 2/10 into 2/10. What is 2/10? 1000, 1000 ना, 1024 मतलब 1000। So this is how much, 1000 into 1000, 10 power 6 minus 1 upon 10 power 6 into, right, 10 power 6 मतलब कितना, अभी इतना सोचना नहीं, मुझे बताओ, we go to Indian Ocean and take a cup of water out. Now what happens to Indian Ocean? Nothing. 10 लाख में से एक निकाल लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, नथिंग। कुछ होगा नहीं। तो ये 10 लाख है, 10⁻6, उसमें से एक निकाल लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 10⁻6 ही होगा अपॉन 10⁻6 इंटू क्या, 100। कैंसिल एंड कैंसिल, तो कितना गया, पूरा का पूरा गया, 100% इज गॉन। ओके, तो इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है which is far simpler than this। हमने क्या फाइंड किया, परसेंटेज डीके। आप एक काम करो ना, परसेंटेज लेफ्ट ओवर निकाल लो। व्हाट इज लेफ्ट ओवर, 1/2⁻n। एन कितना था, मैंने ऑलरेडी बताया 2/20 कितना,
10 पावर 6, तो लेफ्ट ओवर कितना 10 पावर -6, मतलब सब तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। तो बचा क्या, नथिंग। ये फ्रैक्शन है, परसेंट में करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो 10 पावर -4% इज लेफ्ट ओवर। तो बचा कितना 0.0001%। तो गया कितना 99.999%, मतलब कितना गया 100%। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दिस इज फार मोर सिंपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनियम decays with half-life of 2400 years. Okay. If plutonium is stored for 72,000 years, the fraction of it that remains is, तो टोटल टाइम कितना दिया है 72,000, हाफ लाइफ कितना दिया है 2400, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो गए, कितने हो गए, व्हाट इज 72,000 अपॉन 2400, राइट। ये तो पता होना ही चाहिए, एक दिन में 24 आवर, 2 दिन में 48, 3 दिन में 72, तो 72 by 24 इज 3, 1000 by 100 इज 10, तो 30, तो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने 30। फ्रैक्शन रिमेन्स, फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं, फ्रैक्शन रिमेन्स, व्हाट इज फ्रैक्शन रिमेन 1 माइनस, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग is equal to 1 minus 1 upon 2 raised to n, तो 1 minus 1 upon 2 raised to कितना 30, तो कितना आएगा 30 minus 1 29 by 30, करेक्ट आंसर है क्या, नहीं है तो गड़बड़ है। हाँ 2 raised to n, अच्छा फिर भी नहीं आएगा आंसर, ठीक है। फ्रैक्शन रिमेनिंग भी ऐसा फॉर्मूला लिखोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। यू आर टेलिंग मी कि फ्रैक्शन रिमेनिंग इज 1 upon 2 raised to n, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये करने के बाद भी नहीं आएगा 1 upon 2 raised to 30, लेकिन 1 upon 2 raised to 3 आएगा, आएगा ना। व्हाट इज 1 upon 2 raised to 3, 1 upon 8, मतलब क्वेश्चन में क्या है करेक्शन है। अब दो टाइप के करेक्शन हो सकते हैं, एक तो टोटल टाइम बोला होगा 7200, या फिर हाफ लाइफ बोला होगा 24,000, दोनों में से एक करेक्शन होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन इटसेल्फ इज इनकरेक्ट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे एक जीरो और लगा दो, या तो फिर ऊपर से एक जीरो कम कर दो, तो हाफ लाइफ कितने हो गए 3, व्हाट इज एन वैल्यू 3, व्हाट इज 2 raised to 3 8, तो 1 upon 2 raised to 3 is 1 by 8, तो ऑप्शन नंबर ए बट विथ अ करेक्शन। Next question, the activity, what is the meaning of activity, पहले वो बता देता हूं मैं। The activity of a radioactive sample is measured as N0 counts per minute at t equal to 0, मतलब initial activity है वो, and N0 by E counts per minute at 5 minutes. The time at which the activity reduces to half its value is, तो सबसे पहले एक्टिविटी मतलब क्या समझ लो, तो यू नो dn by dt is proportional to n, right, is equal to lambda n with a negative sign, तो इसको बोलते हो एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब यूनिट टाइम में कितना डीके हो रहा है, नहीं भी समझ में आता तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है काउंट्स पर मिनट, पर मिनट मतलब नीचे क्या आएगा टाइम, नीचे क्या आएगा टाइम, ऊपर क्या है काउंट, काउंट मतलब क्या नंबर, तो नंबर अपॉन टाइम, उसको क्या बोलते हो एक्टिविटी। तो अगर आपको समझ में नहीं आया कि क्या बोला है तो यूनिट, एसआई यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स, या फिर कोई भी यूनिट्स या फिर डायमेंशंस विल ऑलवेज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वांटिटी दिया है, कौन सा दिया है dn by dt। अब इसको अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है, किसी बुक में बोलते हैं r, this r is not radius, this r is activity, किसी किसी बुक में इसी को बोलते हैं एक्टिविटी के लिए a, तो जो भी नोटेशन हो आई डोंट केयर। तो व्हाट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी इज माइनस लैम्डा n, और बहुत सारे बुक्स में इसको ले लेते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ना मतलब क्या पॉजिटिव वैल्यू लेना, तो इसको यहाँ पे ये लिखते नहीं है,
राइट? तो व्हाट इज एक्टिविटी? डीके कांस्टेंट इनटू एन, तो एक्टिविटी इज लैम्डा इनटू एन, तो ये पता होना चाहिए। अब आपको बोला है the activity of a radioactive sample is measured as n0 counts per minute at t equal to 0, मतलब इनिशियल एक्टिविटी a0 को बोला है n0, सिंपल, राइट? गुड, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा n0। आगे बोला है यही एक्टिविटी आफ्टर सम टाइम, कितने टाइम के बाद? 5 मिनट के बाद, कितना है? n0 by e, तो एट t equal to 5 minutes एक्टिविटी A is equal to what? n0 by e। इनिशियल क्या था? n0, बाद में कितना है? n0 by e, कितने टाइम के बाद है? 5 मिनट्स के बाद। आगे आपको क्या पूछा है? द टाइम एट विच द एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, तो कितने टाइम के बाद हाफ वैल्यू होगी? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस टू हाफ? तो क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? हाउ डू फाइंड आउट टाइम? पहले तो टाइम लाना पड़ेगा ना, पहले तो टाइम लाना पड़ेगा इक्वेशन में, फिर पता लगेगा कि कितना टाइम। तो क्या करेंगे यहाँ पे? व्हाट यू कैन डू, आपके पास इक्वेशन है a इक्वल टू लैम्डा n, तो इनिशियल एक्टिविटी a0 विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू n0। व्हाट इज a0? n0, राइट? तो यहाँ से लैम्डा क्या मिल गया? 1, तो डी के कांस्टेंट कितना है? 1। गुड, इसके बाद हाउ विल यू ब्रिंग टाइम इनटू दिस इक्वेशन? सिंपल है, what is the activity? What is the activity? The time at which the activity reduces to half, time when the activity is half, कैसे करोगे? ओके, तो ए और बी आएगा नहीं, सी और डी एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी या डी है। बट द क्वेश्चन इज हाउ हैव यू सॉल्व दिस, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो यू शुड रिमेम्बर ऑलवेज, मैंने अभी अभी आपको बताया एक्टिविटी क्या होता है एंड एवरीथिंग। तो क्या करना है, यू टू थिंक। तो एक काम करो, जो इनिशियल एक्टिविटी है उसको कुछ नाम दे दो, a0 बोल दो, an बोल दो, व्हाटएवर इट इज। और अदरवाइज इफ यू वांट टू कीप इट सिंपल, इससे भी सिंपल रखना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन जस्ट डू इट, राइट? तो अब क्या करेंगे इसमें? इनिशियल एक्टिविटी, ये इनिशियल एक्टिविटी है, इसको a1 बोलना है, बोल सकते हो, लैम्डा n1, राइट? लैम्डा n1 इनिशियल एक्टिविटी एट t इक्वल टू 0। ओके, ये कितना बोला है आपको एक्टिविटी? no, टाइम 5 मिनट्स के बाद एक्टिविटी क्या आएगा? लैम्डा n2, ये कितना बोला है? no बाय e, करेक्ट। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, इन दोनों को डिवाइड करके कुछ मिल जाएगा आपको इंफॉर्मेशन, या तो डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं करोगे तो और बेसिक्स पता होना चाहिए। यू नो व्हाट इज द, मैंने लिखा था रेडियोएक्टिव डीके लॉ। व्हाट इज डीके लॉ? इनिशियल क्वांटिटी ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, वो भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ये तो आपको ही सॉल्व करना है, हिंट दे रहा हूं आपके पास, व्हाट यू हैव इज सम इंफॉर्मेशन, देन एज आई टोल्ड यू, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटीज है, आपको n पता है, n2 की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करोगे, t की जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करोगे? 5 सब्स्टिट्यूट करोगे। 5 कहाँ पे आ रहा है? e⁻² में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? e⁻² में। तो जब लॉग लेंगे, लॉग लोगे ना, हाँ, तो लॉग लोगे तो 5 तो दिखना चाहिए, लेकिन कहाँ दिखना चाहिए? लॉग के बाहर। क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू टेक लॉग, मैंने बताया था लॉग और ई क्या होता है? कैंसल। तो 5 कहाँ आएगा? लॉग के बाहर। लॉग के अंदर कौन आएगा? 2। 5 लॉग 2। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, मैं वापस एक बार बता देता हूं, दिस यू हैव टू डू दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
You see, activity is lambda n. आपको इनिशियल एक्टिविटी दे दिया, अब इसको जो नाम चाहो वो दे दो, इसको ए बोलो मत बोलो आपके ऊपर है। आपको फाइनल एक्टिविटी भी दे दिया, अब इनिशियल एक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल क्वांटिटी पे। फाइनल एक्टिविटी भी बता दिया है, कितना फाइनल एक्टिविटी कितना बोला है? इसको इसको क्या बोला था? डू यू रिमेम्बर? इसको बोला था n0, इसको बोला था n0 बाई e। मैंने सिर्फ इतना बोला कि n, व्हाट इज n? n0 e raised to minus lambda t equal to n0 by e, correct? Cancel and cancel, fine। टाइम कितना है? 5। वो 5 कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? पावर में, e raised to -5। और लैम्डा तो 1 फाइंड किया था ना, लैम्डा की वैल्यू 1 की थी कि नहीं फाइंड अभी? अरे अभी तो करके दिया था मैंने लैम्डा की वैल्यू 1। डू यू रिमेम्बर कैसे किया था? बताओ। इफ यू रिमेम्बर टेल मी, हाउ डिड यू फाइंड आउट लैम्डा? हाउ डिड यू फाइंड आउट लैम्डा? सिंपल, कैसे फाइंड किया था लैम्डा? इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी, व्हाट इज n? n इनिशियल e रेज टू क्या? माइनस लैम्डा t। यहाँ पे क्या है? no है, ये क्या होगा? कैंसल होगा, होगा कि नहीं होगा? यस। इनिशियल टाइम कितना? 0। तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 क्या होगा? लैम्डा e रेज टू माइनस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 1। e रेज टू 0 इज 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी? 1। मिल गया लैम्डा की वैल्यू 1? यस, लैम्डा की वैल्यू 1 मिल गई। तो यहाँ पे ये लैम्डा की जगह पे मैंने क्या डाला है? 1। यहाँ पे क्या लिखा है? 1। गुड। इसको सॉल्व करना है आपको, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट। क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना है? द टाइम एट विच। ओके, तो करोगे? विल यू गिव इट अ ट्राई? 2 स्टेप में आंसर आता है इसका, तो यू शुड नो। और वह यहाँ से टी हाफ भी मिल जाएगा आपको। व्हाट इज टी हाफ? व्हाट इज टी हाफ? log 2 अपॉन व्हाट? लैम्डा। तो क्या आ गया? log 2। तो ठीक है, दिस यू आर सपोज टू डू एज एन असाइनमेंट। एक्टिविटी क्या है? यू शुड नो एंड डू इट। तो तुक्का नहीं चलेगा, यू आर सपोज टू गिव इट अ सिंसियर ट्राई। देन अगला क्वेश्चन। Remember, this is a crash course. We cannot do everything here. Remember, 2 radioactive substances A and B have decay constant. पहला कौन सा है? A, उसका decay constant कितना है? 5 लैम्डा। दूसरा कौन सा है? B, उसका decay constant कितना है? लैम्डा। At t equal to 0, they have same number. At t equal to 0 मतलब initial quantity of A is equal to initial quantity of B, right? Same number of nuclei. The ratio of number of nuclei of A to that of B will be, यहाँ पे correction है, it will be 1 by E का स्क्वायर आना चाहिए after a time interval of। तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। What you have been given, आपको 2 रेडियोएक्टिव सैंपल दिए A एंड B। ए का डिके कांस्टेंट कितना? 5 लैम्डा। बी का कितना? लैम्डा। इनिशियल नंबर क्या है? सेम है। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि रेशो, किसका रेशो? नंबर ऑफ ए टू दैट ऑफ नंबर ऑफ बी। इसका रेशो कितना होना चाहिए? 1 बाई ई का स्क्वायर, राइट? कितने टाइम के बाद? तो व्हाट इज नंबर का फॉर्मूला? व्हाट इज डीके लॉ? What is radioactive decay law? N0, very good. N0 e raised to minus lambda t। किसका? A का। तो ऊपर का पूरा आ गया A का, नीचे किसका? B का। ये क्या है? सेम है, बोला है ना सेम है, कैंसिल कर दो, राइट? 1 अपॉन E raised to 2, राइट? What is lambda A? 5 लैम्डा। तो क्या मिल जाएगा? e रेज टू माइनस 5 लैम्डा t अपॉन e रेज टू नीचे का लैम्डा भी कितना? लैम्डा। लैम्डा t इक्वल टू 1 अपॉन कितना? e का स्क्वायर।
ये ऊपर शिफ्ट करो या तो इसको नीचे शिफ्ट करो, एक ही बात है, इसको नीचे शिफ्ट करो। तो 1/e⁵ लैम्बडा टी माइनस सॉरी इंटू e⁻ लैम्बडा टी। ये -5 लैम्बडा नीचे आके क्या हो गया प्लस, राइट, इक्वल टू 1/e²। तो बेस जब सेम हो तो पावर का क्या होता है एडिशन। तो एडिशन मतलब यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्शन, 1/e²। तो क्या मिल गया आपको e⁴ लैम्बडा टी इक्वल टू e²। गुड। ई नहीं चाहिए तो क्या करते हैं लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो 4 लैम्बडा टी इक्वल टू कितना 2, 1 एंड कितना 2 था, तो टी कितना 1/2 लैम्बडा। तो टी कितना कितना 1/2 लैम्बडा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so finally we have started with JEE questions. So 2016 JEE mains half-lives of two radioactive elements A and B are 20 and 40 minutes respectively. Initially the samples have equal number of nuclei. मतलब वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन है। Initial quantity of A and initial quantity of B are equal. राइट, हाफ लाइफ एक का है 20, एक का है 40। आफ्टर 80 मिनट्स द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ ए एंड बी विल बी रेशियो ऑफ डिकेड मतलब जो गया रिमेनिंग नहीं। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। हाउ डू फाइंड नंबर ऑफ हाफ लाइव्स टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, राइट। तो ए के केस में कितने हाफ लाइफ हो गए टोटल टाइम अपॉन टी हाफ ऑफ ए। व्हाट इज टी हाफ ऑफ ए 20 मिनट्स। व्हाट इज टोटल टाइम 80 मिनट्स। व्हाट इज 80/20 4। तो कितने हाफ लाइफ हो गए 4। बी के कितने हाफ लाइफ हो गए टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना था बी का 40 मिनट्स। 40 बोला है ना 40 बोला है, तो फिर 80/40 मतलब कितने हाफ लाइफ 2, राइट। गुड। देन आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिकेड नंबर। व्हाट इज डिकेड नंबर। तो डिकेड फ्रैक्शन इज नथिंग बट 1 - 1/2n। ए के लिए मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, समथिंग लेट अस कॉल इट एज डी। डिकेड के लिए डी। तो डी फॉर ए इज हाउ मच 1 - 1/2 4 मतलब कितना 1 - 1/8 मतलब कितना 16 मतलब कितना 15/16, राइट। और बी का कितना 1 - 1/2 मतलब कितना 3/4। हमको क्या पूछा है दोनों का रेशियो DA/DB। व्हाट इज DA/DB 15/16/3/4। 1 and 5 1 and 4 तो कितना 5/4। 5/4 ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 JEE main इन अ रेडियोएक्टिव डीके द इनिशियल न्यूक्लियस मतलब पेरेंट कौन है थोरियम। तो पेरेंट इज थोरियम 290 232 and 90। एट द एंड मतलब रिएक्शन खत्म होने तक, क्योंकि यू कैन हैव चेन रिएक्शंस आल्सो। पेरेंट डिकेज इनटू डॉटर इज अगेन रेडियोएक्टिव, इट डिकेज इनटू ग्रैंडडॉटर अगेन रेडियोएक्टिव एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो चलता रहेगा। तो एट द एंड खत्म होने तक कितने अल्फा पार्टिकल लिमिट हो गए 6 और कितने बीटा 4, राइट। इफ द एंड न्यूक्लियस क्या है XAZ। तो A और Z क्या होंगे तो एंड न्यूक्लियस। हाँ, तो पहले याद रखना सबसे पहले इनिशियल न्यूक्लियस कौन था थोरियम 232 and 90। एंड न्यूक्लियस कौन है X A and Z।
क्या क्या इमिट हुआ, 4 अल्फा और 6 अल्फा एंड 4 बीटा। तो 6 अल्फा और 4 बीटा, जब बीटा का स्पेसिफिकेशन दिया नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट इसको लेते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। बोला है क्या बीटा प्लस बीटा माइनस, नहीं, सिर्फ बीटा बोला तो क्या लोगे, इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल है। यू नो व्हाट इज 1 अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 2, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 2 12। और इलेक्ट्रॉन कितना आता है -1, लेकिन कितने गए 4, करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या था थोरियम, कितना 232 और 90। हमें क्या पूछा है, वो फाइनल प्रोडक्ट का ए और जेड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन इट टेल्स यू कि 232 इक्वल टू ए प्लस 24, मतलब ए कितना 232 माइनस 24 कितना होता है 208, 208। एंड अगेन 90 इक्वल टू जेड प्लस 12 माइनस 4, राइट। 12 माइनस 4 इज 8। तो यहां से मिल गया z इक्वल टू 90 माइनस 8, हाउ मच 82। तो 208 और 82, ऑप्शन नंबर डी। This is how you are supposed to solve this question. So that's it for today.